ठाकुर वीर प्रताप सिंह के 4 बेटे थे। तीनों बड़े बेटे हीरा सिंह, हरनाम सिंह और जसवंत सिंह अलग अलग शहरों में अपने बिजनेस में लीन थे। इन्हें ठाकुर साहब के नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मन ही मन वो उनका बेहद सम्मान करते थे। जबकि चौथा बेटा गिरिराज शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी पत्नी की तस्वीर से बात कर रहे थे। रात का समय था, तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। अभी ठाकुर साहब कुछ समझे भी नहीं थे कि कमरे में खिड़की का शीशा टूटने की जबरदस्त आवाज हुई। किसी अनजानी आशंका से ठाकुर वीर प्रताप सिंह चिल्ला उठे, कौन है? कौन है उधर? कौन? ओ नहीं। उनके कमरे से चीखने की आवाज आई। हवेली का सबसे पुराना और ठाकुर का वफादार नौकर सुखिया ने आवाज सुना तो वो दौड़ते हुए ठाकुर साहब के कमरे पहुंचा। तभी लाइट भी आ गई। तभी उसने देखा कि ठाकुर साहब की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। वो भागता हुआ फोन के करीब पहुंचा और पुलिस स्टेशन में फोन लगाते हुए घबराती आवाज में कहा, मैं ठाकुर वीर प्रताप सिंह का नौकर सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुंचे। किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और अच्छी तरह से देखा। हत्यारे ने बड़ी निर्ममता के साथ ठाकुर साहब का गला दबाकर इन्हें मारा है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, वो तो बड़े देवता आदमी थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हवेली में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग अलग शहरों में काम करते हैं और चौथा लड़का पढ़ाई करने शहर गया हुआ है। हवेली में मेरे और ठाकुर साहब के सिवाय तीसरा कोई नहीं रहता। तुम उनके लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुला लो, तब तक हम कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के जाने के बाद सुखिया ने चारों बेटों को फोन करके कत्ल के बारे में बतलाया और फिर दूसरे ही दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंच गए। बेटों ने पहुंचते ही सुखिया से पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। तब सुखिया ने विस्तार से पूरी बात बताई। सुखिया बात खत्म ही किया था कि तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर रमन दाखिल हुआ और बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोट कर की गई है, लेकिन उनके गले पर किसी आदमी का पंजों का निशान नहीं मिले। ठाकुर के बड़े बेटे हीरा सिंह ने अचंभित होकर पूछा, पंजों के निशान नहीं मिले? इसका क्या मतलब हो सकता है? इस पर इंस्पेक्टर रमन ने कहा, पता नहीं, हो सकता है कि बहुत ही एहतियात के साथ किया गया हो। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सब उदासी से हवेली लौट आए और रात होते ही अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन हीरा सिंह, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच ही रहा था कि पिताजी की हत्या का क्या कारण हो सकता है। और ठीक उसी समय पूरे कमरे में अंधकार छा गया। तभी एक हाथ का पंजा आकर उसके गर्दन को जकड़ लिया। वो चिल्लाया, सुखिया, सुखिया, बचाओ। लेकिन तब तक पंजे की पकड़ काफी मजबूत हो गई थी और उसकी आवाज नहीं निकल पा रहे थे। हीरा सिंह ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जोंक की तरह उसकी गर्दन से जैसे चिपक चुका था। फिर कुछ ही देर में
हीरा सिंह की जान निकल गई और वो पंजाबी कहीं गायब हो गया था। ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भागकर उनके कमरे के सामने इकट्ठा हो गए, मगर दरवाज़ा भीतर से बंद था। छोटे भाइयों ने आवाज़ लगाई, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो जसवंत परेशान होकर बोला, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है, दरवाज़ा तोड़ना चाहिए। और फिर दूसरे ही मिनट बाद दरवाज़ा को तोड़ दिया गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही तीनों सुन्न रह गए। हीरा सिंह की लाश पड़ी मिली। जसवंत तुरंत कमरे से निकल पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। पुलिस 15 मिनट बाद वहां पहुंची और मौजूद लाश का मुआयना करने लगी। इंस्पेक्टर रमन ने कहा, हत्या फिर से गला घोट कर की गई है। मामला पेचीदा होता जा रहा है। हत्यारे ने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। इस पर जसवंत बोला, पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो गया हमारा। इंस्पेक्टर रमन ने सुखिया से कहा, तुम परसों से ठाकुर वीर सिंह के साथ रहे हो, याद करो, शायद तुम्हें इन हत्याओं का कोई कारण पता हो। इस पर सुखिया ने कहा, मैं परसों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हुजूर। मैंने आज तक हवेली में ऐसी कोई बात नहीं देखी जिससे इन सब घटनाओं का संबंध जुड़ सके, मगर धुंधली सी एक बात याद आ रही है। आज से 25 साल पहले बड़े मालिक का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था। उसकी गोद में एक बच्चा भी था। तब वो औरत बड़े मालिक को ना जाने क्या क्या कहकर चली गई थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जसवंत बात काटते हुए बोला, लेकिन आज से 25 साल पहले हुई उस घटना के साथ इस घटना का क्या लेना देना हो सकता है। इस पर रमन ने कहा, संबंध नहीं होता मिस्टर जसवंत, सबूतों के आधार पर जोड़ा जाता है। खैर सुखिया, क्या तुम जानते हो कि उनके बीच किस किस्म का झगड़ा हुआ था और वो औरत कौन थी? इस पर सुखिया ने कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। सुखिया के खामोश होते ही इंस्पेक्टर रमन ने हवेली पर गुप्त रूप से 2 हवलदारों को रक्षा के लिए भेज दिया। उधर हवेली के अंदर हरनाम, जसवंत और गिरिराज आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं ये क्या हो रहा है। इस हवेली में पहले पिताजी की हत्या, फिर भैया की हत्या, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ही बारी है। अब मैं इस मनहूस हवेली में नहीं रहूँगा। सुबह होते ही अपने कामकाज के लिए वापस कलकत्ता चला जाऊँगा। हरनाम ने कहा। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ ही देर में पूरी हवेली सन्नाटे में डूब गई। सुखिया भी अपने कमरे में जाकर छोटी सी चारपाई पर लेट गया। अभी सुखिया लेटा हुआ ही था कि तभी अचानक से उसके कमरे में जैसे अंधेरा सा छा गया और फिर उसके सामने अचानक से एक औरत आ खड़ी हुई। सुखिया ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसकी आंखों पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो उसे पहचानता हो। तभी सुखिया ने कहा, तुम तो। मैं तो मर चुकी हूँ। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। और फिर इतना कहकर उस औरत ने एकदम से सुखिया का गला पकड़ लिया। सुखिया कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। जैसे तैसे करके सुखिया बस इतना ही बोल पाया, मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगा, बस मुझे मारो मत। मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगा। उसके इतना कहते ही उस औरत ने एकदम से सुखिया का गला छोड़ दिया और फिर अचानक से वहाँ से गायब हो गई। जिसके बाद इंस्पेक्टर रमन जब अगली सुबह हवेली की खबर लेने पहुँचे तो फिर सुखिया ने उन्हें बैठाकर अपना पूरा कारनामा कबूल लिया। दरअसल सुखिया ने बताया कि आज से 25 साल पहले वो जब यहाँ नई नई नौकरी करने आया था
तो यहाँ पर पहले से ही एक औरत काम किया करते थे। उसका नाम रूपा था। वो औरत बहुत अच्छे थे, ठाकुर साहब का बड़ा ख्याल रखते थे। उनकी दवाइयाँ सब कुछ बहुत ही अच्छे से उन्हें दे दिया करते थे। इसलिए ठाकुर साहब सुखिया से ज़्यादा उसे पैसे देते थे और उसे ज़्यादा मानते थे। सुखिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस औरत को फंसाने की सोची। उसने जानबूझकर ठाकुर साहब के तिजोरी से कुछ रुपये चोरी किए और उन रुपयों को रूपा के कमरे में छिपा दिया। ठाकुर साहब को जब महसूस हुआ कि तिजोरी से कुछ रुपये गायब हैं, तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। हालांकि वो रूपा के कमरे की तलाशी लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस पर पूरा यकीन था। मगर फिर भी सुखिया ने किसी तरह उन्हें वो तलाशी लेने पर मजबूर किया। और फिर वही हुआ। रूपा के कमरे से ही वो रुपए निकले। ये देखकर ठाकुर साहब बहुत गुस्सा हुए। उनका भरोसा टूटा था। उन्होंने रूपा को उसी वक्त काम से निकाल दिया और बहुत बुरा भला सुनाया। मगर इतना ही काफ़ी नहीं था। हवेली से निकाल दिए जाने के बाद रूपा जिस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, ठाकुर साहब के बड़े बेटे यानी कि हीरा सिंह ने जाकर उस झोपड़ी को आग लगा दिया। और फिर उसके समय थे रूपा भी उसी झोपड़ी में ही जलकर मारी गई। सबको लगा कि वो एक हादसा था, मगर वो हादसा नहीं था, बल्कि वो हीरा सिंह का किया धरा था। सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर रमन जैसे चौंक पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। जिसके बाद सुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया और हीरा सिंह और ठाकुर साहब को उनके कर्मों की सज़ा मिल गई। उस दिन के बाद से हवेली में फिर कभी कत्ल नहीं हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन का खुशी खुशी बर्थडे मन रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि रात के 12 बजे के बाद अमावस्या का दिन शुरू हो जाता है। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। अंधेरी रात और भोले भाले गांव वाले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इस बार अमावस्या की रात में कोई घटना नहीं घटेगी, जैसे कि पिछले कई अमावस्या से घटती आ रही थी, क्योंकि इस बार ओझा ने अपना काम कर दिया था। सब सो रहे थे। रोहन, उसके पापा और अंकेश सब छत पर सोने लगे। जब तीनों सोए तो सब ठीक था। अचानक रात में अंकेश को कुछ अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसकी बदबू उसको झंझोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसकी सांसें वहीं अटक गई। वहां पर रोहन नहीं था। रोहन, रोहन। तभी उसके पापा भी उठ जाते हैं। वो सब इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन रोहन कहीं पर भी नहीं था। अचानक गांव में हल्ला मच गया कि इस बार भी वो चुड़ैल ओझा के झाड़ फूंक करने के बावजूद भी बच्चे को उठा कर ले गई। रोहन, रोहन बेटा। उसके पिता समझ गए थे कि वो चुड़ैल उसके बेटे को ले गई है। तभी उनकी आवाज़ सुन उसकी माँ भी उठ गई और बाहर आकर चिल्लाने लगी, रोहन, रोहन, बचाओ, बचाओ मेरे बेटे को। नीचे सो रही अंकिता और रितिका भी बाहर आ गई। क्या हुआ? रितिका ने अंकेश से पूछा। रोहन नहीं मिल रहा है, अंकेश ने रितिका से कहा। रितिका अचानक बेहोश होते होते बची, क्योंकि अंकिता ने उसे संभाल लिया। अचानक अंकिता के ऊपर खून का एक कतरा सा गिरा और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो उसके ऊपर एक साथ कई लोथड़े और खून के छींटे पड़ते हैं। तभी एक आवाज सुनाई दी, बचाओ अंकेश। अंकेश ने ऊपर की तरफ देखा तो
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुड़ैल रोहन को अपने रीछ जैसे हाथों में थामी हुई थी और वो रोहन की गर्दन को मुंह से काट रहे थे। रोहन दर्द से बिलबिला रहा था क्योंकि वो उसकी गर्दन को छोड़ नहीं रहे थे। हवा में कोई उसका क्या ही बिगाड़ पाता। रोहन रोहन, अंकेश लगातार चिल्ला रहा था और फिर वो उसको लेकर जंगल की तरफ उड़ चली। रोहन का शरीर दम तोड़ चुका था। वो उसको उठाए उड़ी चली जा रहे थे। मैं फिर आऊंगी, ये कहते हुए ही वो उड़कर वहां से चली गई। सभी बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अंकेश बस सोचता ही रह गया और वो अपना काम करके जा चुकी थी। रितिका का तो रो रो कर बुरा हाल था और अंकिता कभी रोहन की माँ को समझाती तो कभी रितिका को। गांव वाले सब जानते थे कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर बार बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाते थे। सब उसके पिता को ढाढ़स बंधाने लगे। किसी तरह रात कटी। सुबह जब रोहन को ढूंढने निकले तो रोहन की लाश वही गांव के बाहर खुर्द-बुर्द हालत में मिली। उसको पहचानना भी मुश्किल था। आज अंकेश का जन्मदिन था और अमावस का दिन भी शुरू हो चला था, लेकिन अंकेश ने कोई जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि आज उसका दोस्त रोहन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अंकेश के दिल में उस चुड़ैल के लिए बहुत गुस्सा था। उसे पता था कि आज भी अंधेरा होगा और वो चुड़ैल जरूर आएगी उसको ले जाने के लिए। रात का सन्नाटा हुआ। आज अंकेश नीचे कमरे में लेटा उसका इंतजार कर रहा था कि वो कब आए। सब अपने अपने कमरे में थे क्योंकि आज की रात फिर खतरनाक होने वाली थी। अंकेश की आंखों में नींद नहीं बल्कि बेचैनी थी। गांव में आज के दिन कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अचानक उसे खिड़की के पास एक साया उतरता हुआ नजर आया। वो चुपचाप लेटा रहा। अंकेश एक निडर लड़का था। उसने जानबूझकर दरवाजे की कुंडी ही नहीं लगाई। उसे यकीन था कि आज की रात वो जरूर आएगी। अंकिता और रितिका दूसरे कमरे में थी, अपने माँ के पास। शेर का शिकार करना हो तो पहले बकरी को ही बांधा जाता है। वही अंकेश ने किया। अंकेश को यकीन था कि वो उसे बिस्तर से उठाने के लिए और फिर ले जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। अचानक दरवाज़ा खुला। बगैर कोई आवाज़ के वो इंतज़ार में था कि कब उसे वो चुड़ैल हाथ लगाए। तभी अचानक से उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा और एकदम से अंकेश ने अपना चादर हटाया। उसके हाथों में भभूत थे। उसने तुरंत ही वो भभूत उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे जैसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। उस चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकेश ने वहीं पास ही में पड़ा केरोसिन का बोतल उठाया और उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया और फिर माचिस मारकर घर को बंद कर दिया। उस कमरे को बंद करते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंकेश बाहर था। फिर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी बाहर आ गए। सब उस चुड़ैल को चीखता हुआ सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें भी बंद हो गई और सब कुछ जैसे शांत हो गया। कुछ देर बाद लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सिर्फ राख पड़ी मिली और कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से किसी भी अमावस की रात को किसी का भी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक वो गांव सही सलामत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।